गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखिए बेटा, नेक्स्ट कविता है, यह है दंतुरित मुस्कान। कवि हैं इसके नागार्जुन। तो ये बहुत समय समय तक यात्राओं पर रहते थे और बहुत समय बाद जब ये घर लौटे, एक बार कविता का सारांश बता रही हूँ। तो इनके घर पर जो है एक छोटा शिशु इनका था। तो जो है ये बहुत समय बाद आए, तो तब तक वह इतना बड़ा हो चुका था कि उसके दांत आ गए थे। और देखो, जैसे कि कविता का नाम ही है दंतुरित मुस्कान, यानी कि जब छोटे बच्चे को नए नए दांत आते हैं ना, जब निकलना शुरू होते हैं, उस समय जब वह बच्चा हंसता है तो उसकी मुस्कान बहुत ही मधुर लगती है, बहुत सुंदर लगती है। तो जब कवि बहुत दिनों बाद घर लौटे और जब अपने बच्चे की यह दंतुरित मुस्कान देखी तो वह उस पर मुग्ध हो जाता है और उस मुस्कान का वर्णन इस कविता में किया है कि जो है दंतुरित मुस्कान कितनी सुंदर लगती है, मन को मोह लेती है। तो देखो, कविता शुरू करते हैं बेटा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन चट्टान। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस या की बबूल। कवि कहते हैं कि हे शिशु, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, कि तुम्हारी है जो देखो, छोटे बच्चे के जब नए नए दांत निकल आते हैं उस समय की मुस्कान की बात हो रही है यहाँ पर, कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देखकर मृतक यानी कि मरे हुए व्यक्ति में, मृतक कौन होता है? जो मृत शव होता है ना, शरीर होता है, तो मरे हुए शरीर में भी जान डाल देगी जान। क्या? प्राणों का संचार होने लगे। क्या छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान कैसी लगती है? कि उसकी मुस्कान को देखकर मृत शरीर में भी प्राणों का संचार होने लगता है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर क्या होता है? कि धूल मिट्टी में सना हुआ शरीर जो होता है ना, बच्चा जो है नीचे बैठकर खेलता है तो क्या धूल मिट्टी में जो है सन जाता है, उसका शरीर पे धूल मिट्टी लग जाती है। और गात क्या होता है? गात होता है शरीर। ठीक है, तो तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर ऐसा लगता है कि जैसे तालाब छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात क्या होते हैं बेटा? जल में उत्पन्न होने वाले। जल तो आप समझते हैं, जल, और जात मतलब उत्पन्न हुए, और जलजात यानी कि जल में उत्पन्न होने वाले कौन है? जल में, कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है बेटा? कमल। तो जलजात का अर्थ यहाँ पर क्या है? कमल है। ठीक है, तो क्या है कि धूल से सने हुए शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिल रहे हों। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम ऐसे प्राणवान लगते हो, तुम ऐसे प्राणवान लगते हो कि तुम्हारा स्पर्श पाकर, परस क्या है? स्पर्श। तुम्हारा स्पर्श पाकर या तुम्हें स्पर्श करके कठिन पाषाण, पाषाण क्या होता है यहाँ? पत्थर। लेकिन यहाँ पर हम पत्थर ना कह करके क्या कहेंगे? चट्टान। क्या कहेंगे? चट्टान। तो क्या है कि तुम तो ऐसे प्राणवान लगते हो कि तुम्हारा स्पर्श करके तो कठिन पत्थर अर्थात चट्टान भी पिघल कर जल बन गया। मतलब क्या होगी कि जब चट्टान पिघल जाएगी तो क्या बन जाएगी? जलधारा। ठीक है, तो तुम तो ऐसे प्राणवान लगते हो कि तुम्हारा स्पर्श पाकर या तुम्हें स्पर्श करके तो कठिन चट्टान भी पिघलकर जलधारा बन जाए। जलधारा, ठीक है, जलधारा क्या मतलब?
क्या कह सकते हैं हम इसको कि रिवर नदी बन जाए। ठीक है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस या की बबूल। बांस का पेड़ होता है बेटा, एक आपने देखा है कभी? बहुत लंबा सा होता है और कितना ज़्यादा मोटा नहीं होता, बस इतना सा उसका स्पेस होता है, इतना होता है। बांस की जो लकड़ी होती है ना, आपने देखा होगा, जानते हैं आप, तो और बहुत लंबा होता है ये। एक होता है बबूल का पेड़ होता है, इस पे सारे पे क्या होता है, कांटे होते हैं। ठीक है, कांटेदार पेड़ होता है। तो क्या कहते हैं कवि कि तुम्हारे सामने चाहे बांस हो या बबूल का कांटेदार, बबूल यानी कि कांटेदार पेड़ हो, लेकिन तुम्हें छू गया तुमसे, तुम्हें छूकर ऐसा लगता है कि जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, या यूं कहे कि शेफालिका के फूलों की बारिश होने लगती है। समझ आ गया? एक बार फिर देखो कि कवि कहते हैं कि हे शिशु, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान इतनी मनमोहक, इतनी प्यारी है कि मृत शरीर में भी जान डाल सकती है, मृत शरीर में भी प्राणों का संचार हो सकता है। धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर ऐसा लगता है कि जैसे कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में ही खिलने लगे हैं। तुम ऐसे प्राणवान लगते हो कि तुम्हारा स्पर्श करके तो कठिन चट्टान भी पिघल कर जलधारा बन गई हो, रिवर बन गई हो। तुम्हारे सामने बांस हो या कांटेदार पेड़ हो, लेकिन तुम्हें छूकर ऐसे लगता है जैसे कि शेफालिका के फूलों की बारिश होने लगती है। या फिर यूँ कहे कि जैसे तुम्हारी मुस्कान को देखकर जैसे मेरे मन में जो है फूलों की बारिश होने लगती है, अर्थात मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो उठता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। क्या तो हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख न मैं पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो मुझे पाए नहीं पहचान। अब यहाँ पर क्या है कि जो लेखक है, क्या है कि कवि जो है ना बहुत दिनों बाद घर आए थे, तो उसका जो शिशु है, उसका जो बच्चा है, उसे पहचान नहीं पाया। तो बस उसी के बारे में कवि बताना चाह रहा है। क्या कहता है कि हे शिशु, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष क्या होता है? पलक, पलक झुपाए बिना। ठीक है, तो क्या तुम मुझे पलक यानी कि पलक झुपाए बिना या एक टक मुझे देखते ही रहोगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद आए और पहचान नहीं पाए, तो क्या तुम मुझे लगातार देखते ही रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे देखते देखते थक गए हो? आँख लूँ मैं फेर, क्या मैं तुम्हारी ओर से अपनी आँखें फेर लूँ, अर्थात मैं अपने जो है नज़र तुमसे हटा लूँ? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए? तो ये कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि कवि बहुत दिनों बाद घर लौटे थे। तो ये कोई विशेष बात नहीं है कि उसका जो बच्चा है, उसका शिशु है, उसे जो है पहली बार में ही नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसने तो कभी देखा ही नहीं था। तो वो पहली बार जब देख रहा था उसे पहचान नहीं पाया था, इसलिए वह उसे लगातार एक टक अनिमेष मतलब पलक यानी कि पलक झुपाए बिना ही उसे लगातार देखे जा रहा था। तो कवि को लग रहा था कि तुम मुझे मतलब उसका शिशु जो है उसे पहचान नहीं पाया और वह इसलिए उसे एक टक देख रहा है और देखते देखते थक गया है। इसलिए कवि ही कहता है कि क्या मैं तुम्हारी ओर से अपना मुंह फेर लूँ, क्या मैं अपनी आंखें तुमसे फेर लूँ? यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज,
लेकिन ये बात भी सत्य है कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुमसे मिलाया है। यदि वह मुझे तुमसे नहीं मिलाती तो मैं न सकता देख तो मैं न तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान देख सकता और ना ही इस दंतुरित मुस्कान को जान पाता। एक बार फिर से देखिए कि कवि जब बहुत दिनों बाद घर आए लंबी यात्रा से तो क्या कहते हैं कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए, इसलिए मुझे लगातार एकटक देखे जा रहे हो। और ऐसे लगातार देखते देखते क्या तुम थक तो नहीं गए हो? इसलिए क्या मैं तुम्हारी ओर से अपनी नजरें फेर लूं, अपना मुंह तुमसे फेर लूं? ये कोई विशेष बात नहीं है कि तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। और ये बात भी सत्य है कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे तुमसे मिलवाया है। यदि तुम्हारी माँ मुझे तुमसे नहीं मिलवाती तो मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को ना तो देख पाता और ना ही जान पाता, मतलब समझ पाता। ठीक है बेटा। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर परवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कहते हैं अपने शिशु से कि हे शिशु, तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो कि तुम जैसे इतने सुंदर शिशु को जन्म दिया, इसलिए तुम दोनों ही धन्य हो। चिर प्रवासी, चिर प्रवासी, चिर का होता है कि आदिकाल से, यानी कि बहुत अधिक समय से, प्रवासी जो दूसरी जगह रहता है, अपनी जगह को छोड़ करके, जैसे किसी प्रदेश में या किसी देश में, विदेश में, दूसरे देश या विदेश में जैसे रहता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। कि मैं तो बहुत दिनों से बाहर रहने वाला या कहीं और रहने वाला, इतर मैं अन्य, किसी अन्य व्यक्ति के समान पराया सा हो गया हूँ। अन्य मतलब दूसरा, और इतर का अर्थ भी क्या होता है, से अलग, मतलब इससे अलग। जो एक क्या होता है कि एक अपने हो गए व्यक्ति और अपनों से अलग। तो इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तो तुम दोनों का एक प्रिय संसार है, एक प्यारा सा संसार है, लेकिन मुझ जैसे अतिथि इस मेहमान का तो जो है तुम दोनों से अलग रहने के कारण, देखो यहाँ क्या है, अलग, इतर, रहने के कारण क्या है, पराया सा, इतर या अन्य, पराया सा लगता हूँ। अब तुम्हारा इस मेहमान से, अतिथि क्या होता है, मेहमान, तुम्हारा इस मेहमान से बहुत ही कम संपर्क रहा है। क्या रहा संपर्क, मतलब कितना ही संपर्क रहा है, थोड़ा सा ही रहा है कि बहुत समय बाद मैं आया हूँ और थोड़ी सी देर मिला हूँ मैं तुमसे, तुम्हारे सामने थोड़ी देर रहा हूँ, तो क्या रहा है कि तुम्हारा संपर्क तो इस अतिथि से, किससे, खुद कवि से, तो थोड़ी सी देर का ही, यानी कि बहुत कम रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर्क, मधु क्या होता है, अमृत होता है, ठीक है, मधु क्या होता है, अमृत, और पर्क मतलब पान, अमृत पान, और अतिथि होता है मेहमान। तो तुम्हारी माँ अपनी उंगलियों से तुम्हें अमृत पान कराती रही हैं, अर्थात वह तुम्हारा पालन पोषण करती रही है, तुम्हें खिलाती पिलाती रही है। और इस जो क्रिया में है कवि शामिल नहीं हो पाए क्योंकि वो यहाँ नहीं थे। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार क्या होते, तिरछी नजर से, ठीक है, तिरछी नजर से, कि हे शिशु, तुम मुझे
कभी तो तिरछी नजरों से देखते हो और कभी तुम अपना जो है मुंह फेर लेते हो, और कभी फिर तिरछी नजरों से देखने के बाद उसके बाद फिर तुम मेरी आंखों में देखते हो। क्या है कि जब होती आंखें चार यानी कि फिर तुम मेरी आंखों में देखने लगते हो, कभी तो तिरछी नजरों से देखते हो, कभी अपना मुंह फेर लेते हो और कभी फिर से मेरे चेहरे की ओर देखते हो और मेरी आंखों में देखते हो, और ऐसी स्थिति में फिर तुम फिर से मुस्कुरा देते हो, और जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, मनमोहक लगती है, मुझे आकर्षित कर लेती है। अच्छा की बात हुई, एक बार फिर से देखेंगे। धन्य तुम, हे शिशु तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम जैसे इतने सुंदर शिशु को जन्म दिया। लेकिन मैं बहुत समय से प्रवासी रहा और तुम दोनों से अलग होने के कारण मैं परायो जैसा लगता हूँ। तुम्हारा इस अतिथि से बहुत ही कम संपर्क रहा है। तुम दोनों का एक प्यारा सा संसार है, लेकिन मैं तुम दोनों से अलग रहने के कारण परायों जैसा लगता हूँ। तुम्हारी माँ अपनी अंगुलियों से तुम्हें अमृत पान कराती रही है, तुम्हारा पालन पोषण करती रही, खिलाती पिलाती रही है, जिस क्रिया में मैं शामिल नहीं हो पाया। तुम कभी तो मुझे कनखी मार मतलब तिरछी नजरों से देखते हो, तो कभी अपना मुंह फेर लेते हो और कभी तुम फिर से मेरे चेहरे की ओर देखते हो और मेरी आंखों में देखते हो, और ऐसी स्थिति में तुम फिर से मुस्कुरा देते हो, और इस दंतुरित मुस्कान को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत प्यारी लगती है, जो मुझे आकर्षित कर लेती है, मेरे मन को मोह लेती है। यहाँ पर बेटा आपकी कविता जो है कंप्लीट हो गई है। जहाँ भी आप कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेंगे, मुझसे पूछेंगे, ठीक है। इस कविता का पूरा जो है सारांश अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे, व्याख्या इसके जो कवि यानी कि नागार्जुन का जीवन परिचय अपनी रफ नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे, और इस पोयम में से 15 MCQ फाइंड आउट करेंगे, रफ नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। ओके।